मोर देन 1500 मोर देन 1000 के आसपास के प्रिंसिपल्स में तो आपको कवर करने में रीजनेबली 8-9 महीने लग जाते हैं। इवेंचुअली कॉर्पोरेट लॉ ड्रॉप ही हो रहा होता है, मतलब वो रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पे नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल मुनाफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिसेंटली कैफ क्वालिफाई किया एंड आई बीन हियरिंग फ्रॉम देम पेपर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। सर हमारी इंडक्शन हो चुकी है, हमारी इंडक्शन नहीं हुई है। रिसेंटली हमने एक डिस्कशन इंडक्शन के हवाले से किया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवालात इस हवाले से आ रहे हैं कि पेपर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम अपनी इंडक्शन के पहले साल में प्रिपेयर करें, किस तरह वहाँ पर काम करें, कैसे चीज़ों को लीड करें। तो आज हमने इस डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, इस डिस्कशन पर बात करने के लिए प्राइमरली सर मुर्तज़ा कायद को बुलाया है। सर मुर्तज़ा कायद इज़ वन ऑफ द वेरी एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। इनका एक्सपीरियंस KPMG के साथ, इनकी अपनी इनकम टैक्स फर्म के साथ, और ये न सिर्फ एक बहुत ही ज़्यादा कामयाब और मशहूर CA के टीचर हैं, बल्कि एट द सेम टाइम एक बहुत अच्छे टैक्स प्रैक्टिशनर भी हैं, बहुत अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर पोजीशन रखने वाले भी हैं, जो दोनों एस्पेक्ट से हमें आज गाइड कर सकते हैं। चाहे वो पेपर कॉम्बिनेशन हो, फर्म की ज़िंदगी हो, कैसे वहाँ पर काम करना है, कैसे अपना नाम बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें आज हमें गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एज़ वेल एज अ टैक्स प्रोफेशनल, इन दोनों क्वालिटीज़ को रखने वाले शख्स से आज इसके बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन और अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का डिस्कशन हमारा इस हवाले से है, रिसेंटली हमने इंडक्शन के बारे में जो है वो सारी बात की थी, और इंडक्शन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझे पता चला कि उससे फ़ायदा पहुंचा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके लिए प्रिपेयर किया और अपनी इंडक्शन के इस पूरे प्रोसेस के अंदर उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया। अब आ जाती है बात इस चीज़ के ऊपर। आज के डिस्कशन को मैं इस तरह से फ्रेम करूँगा कि सबसे पहले हम बात करें CFAP के पेपर कॉम्बिनेशन के बारे में, कि स्टूडेंट्स को कौन से पेपर्स पिक करने चाहिए। लेकिन पेपर कॉम्बिनेशन से पहले थोड़ा सा पेपर्स के बारे में भी बताएं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आप माशाल्लाह CA फाइनल के 2-3 सब्जेक्ट्स को टेकअप करते हैं, MSA 1 से भी आपका ताल्लुक है, एडवांस टैक्स और एडवांस रिपोर्टिंग के अंदर तो एवरीवन नोज़ अबाउट यू। तो इन पेपर्स के बारे में भी हम बात करें, कब MSA 1 MSA 2 अनलॉक होंगे, किस तरह हमें उस कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना चाहिए, हम दिनों को किस तरह कंसिडर करें, इस बात को कैसे कंसिडर करें कि कौन से पेपर्स फर्म में काम करने में ज़्यादा हेल्प करेंगे या वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उसमें काम आएंगे। अगर कोई ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर है तो उनका पेपर कॉम्बिनेशन कौन सा फ्रूटफुल हो सकता है, कोई एडवाइजरी डिपार्टमेंट में है तो उनके लिए कौन सा पेपर कॉम्बिनेशन फ्रूटफुल हो सकता है। फिर ओवरऑल प्रिपरेशन, फर्म की ज़िंदगी, वर्क लाइफ बैलेंस, पढ़ाई को कैसे लेके चलना है, काम को कैसे लेके चलना है, इस सब के बारे में हमें बात करनी। तो सबसे पहले तो CFAP और MSA के बारे में आप अपना एक्सपीरियंस, पेपर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ रिक्वायरमेंट्स शेयर करें। देखिए, अगर मैं सबसे पहले CFAP के हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो हमने बहुत पहले तो नहीं, लेकिन हमने जिस टाइम पे क्वालिफाई किया या जिस टाइम पे CA फाइनल के एग्ज़ाम में हम अपेयर हुए, उस वक्त तो हमारे पास वो मॉड्यूलर सिस्टम हुआ करता था। ऐसे ही तो वी डोंट हैव टू मेक एनी सच डिसीजन कि हमने कौन से सब्जेक्ट पिक करना है या कौन से सब्जेक्ट्स में अपेयर होना है। हमारे पास उस वक्त मॉड्यूल E मॉड्यूल F में 4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। कुछ स्टूडेंट्स 3, कुछ स्टूडेंट्स 4 सब्जेक्ट दिया करते थे। तो मुझे याद है मैंने मॉड्यूल A के 4 पेपर दिए, मॉड्यूल F के 4 पेपर दिए, और इस तरीके से अपने CA फाइनल की जर्नी को कंप्लीट किया। लेकिन अब जो है ICAP ने समझ लिया कि एक पूल सिस्टम बनाती है कि CFAP का एक पूल है जिसमें 6 सब्जेक्ट्स है, और स्टूडेंट अकॉर्डिंगली खुद डिसाइड करता है कि उसने किन सब्जेक्ट्स को पिक करना है। और फिर CFAP के बाद अकॉर्डिंगली MSA 1 MSA 2 के 2 सब्जेक्ट्स हैं, और साथ साथ CA फाइनल के स्टूडेंट्स को एक हैंड ऑन कोर्स भी करना है। बेसिकली 2 हैंड ऑन कोर्सेज हैं, एक डाटा मैनेजमेंट और एनालिटिक्स का है, और एक फिनटेक का है। ऑप्शन है कि आप इन दोनों में से कोई एक कोर्स करते हो इन ऑर्डर टू अपेयर फॉर द MSA 1 एग्जाम। देखिए, सब्जेक्ट की अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी या सब्जेक्ट के हवाले से अगर हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं ना, तो CA फाइनल या ओवरऑल जो CA का करिकुलम है, बेसिकली एक तो PRC है, जो कि बेसिकली आप यूँ कह लें कि CA का एक एप्टीट्यूड टेस्ट है कि आप CA में एंटर होते हो। फिर आपके जो कैफ ग्रुप A ग्रुप B है, ग्रुप A में सब्जेक्ट्स का बेसिक वर्जन, फिर ग्रुप B में थोड़ा सा एडवांस वर्जन, और जो इसका फाइनल वर्जन है, मोस्ट एडवांस वर्जन है, वो हम CA फाइनल में पढ़ते हैं। तो CA फाइनल में सब्जेक्ट्स कोई बहुत ज़्यादा यूनिक, कोई नए सब्जेक्ट्स नहीं है। वही सब्जेक्ट्स जो हमने कैफ लेवल पे किए, उन्हीं का एक एडवांस वर्जन या उन्हीं का एक डिटेल वर्जन हमें CA फाइनल लेवल पे देखने को मिलता है। लाइक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 हमने ग्रुप A में कवर की, फिर ग्रुप B में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 कवर की, CA फाइनल लेवल पे एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, और फिर MSA 1 में भी एक रिपोर्टिंग का पोर्शन है। इसी तरीके से हमने टैक्सेशन को ग्रुप A लेवल पे कवर किया था, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन के नाम से, टैक्स प्रैक्टिसेस के नाम से। CA फाइनल पे CFAP 5 एडवांस टैक्सेशन या टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस के नाम से ये होगा। फिर हमने MFA में बिजनेस फाइनेंस डिसीजन से रिलेटेड चीज़ें कवर की थी। CFAP 4 बिजनेस फाइनेंस डिसीजन का एक कंप्लीट पेपर हम यहाँ पे और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ और डिटेल लेवल पे कवर कर रहे होंगे। इसी तरीके से कंपनी लॉ का एक एडवांस वर्जन कॉर्पोरेट लॉ के फॉर्म में आ जाएगा।
एक SPM का बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है जो कि CFAP 5 है आई गेस, CFAP 3 और एक लास्ट सब्जेक्ट रह जाता है जो कि ज़्यादातर CA स्टूडेंट्स के दिल के करीब रहता है, दैट इज एडवांस ऑडिट। मतलब दिल के करीब इसलिए रहता है कि सबसे ज़्यादा दुख एडवांस ऑडिट दे रहा होता है जनरली। तो ये 6 सब्जेक्ट्स हमारे पास है CFAP 1 से लेकर CFAP 6 तक। इसके अलावा 2 और मल्टी असेसमेंट सब्जेक्ट्स MSA के नाम से ICAP ने इंट्रोड्यूस किए हैं। एक MSA 1 है जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग का कॉम्बिनेशन है। इसमें नई चीज़ें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग की नॉलेज को मिला जुला कर हमें अप्लाई करना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी है। और इसी तरीके से दूसरा सब्जेक्ट है जो कि आप ही का सब्जेक्ट है, दैट इज MSA 2, जिसमें SPM और बिजनेस फाइनेंस डिसीजन और कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन टैक्सेशन का है। तो MSA 1 MSA 2 ऑब्वियसली इन पेपर्स में अपेयर होने के लिए ICAP की कुछ रिक्वायरमेंट भी है। लाइक MSA 1 में अपेयर होने के लिए लाजिम है कि हमने CFAP 1 दैट इज एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग और CFAP 6 दैट इज एडवांस ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विसेज, ये 2 पेपर्स क्लियर किए हों। जो हैंड ऑन कोर्सेज हैं CA फाइनल के, डाटा मैनेजमेंट और फिनटेक, इन दोनों में से कोई एक कोर्स किया हो तो ही हम MSA 1 में अपेयर हो सकेंगे। सेम इसी तरीके से CFAP 4 बिजनेस फाइनेंस डिसीजन एंड CFAP 3 दैट इज स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये 2 सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे और डाटा मैनेजमेंट या फिनटेक में से कोई एक कोर्स किया होगा तो हम MSA 2 के पेपर के लिए एलिजिबल होंगे, उसमें अपेयर हो सकेंगे। अब अगर मैं सबसे पहले इन सब्जेक्ट को क्वांटिफाई करूँ कि इन सब्जेक्ट को कवर करने में स्टूडेंट को कितने स्टडी आवर्स, कितने टीचिंग आवर्स और कितनी सेल्फ स्टडीज रिक्वायर्ड होगी, तो ऑब्वियसली ये चीज़ एक अप्रोक्सीमेट बेसिस में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि टीचर टू टीचर और स्टूडेंट टू स्टूडेंट कुछ आवर्स ही वेरी करते हैं, वेरी कर सकते हैं। अगर मैं क्लास आर्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मेरा ये ओपिनियन है कि जो CFAP 1 है दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्लास आर्ट्स टर्म में ये वाला सब्जेक्ट सबसे लेंदी सब्जेक्ट है। मतलब अगर चूंकि मैं FAR 1 FAR 2 और CA फाइनल तीनों ही सब्जेक्ट्स टीच करता हूँ CA के, तो FAR 1 के अगर मैं सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक जगह जॉट डाउन करता हूँ ना, तकरीबन 150 to 170 के करीब बनते हैं। FAR 2 के अगर मैं सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक जगह जॉट डाउन करता हूँ तो ये तकरीबन 200-250 के करीब बनते हैं। लेकिन अगर आप FFR के CFAP 1 के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अगर आप एक जगह जॉट डाउन कर देना 1 by 1, तो ये मोर देन 1500 मोर देन 2000 के आसपास के प्रिंसिपल्स बनेंगे। तो जो कुछ हमने FAR 1 में कवर किया, जो कुछ हमने FAR 2 में कवर किया, वो सब कुछ और बहुत कुछ नया कुछ हमने CFAP 1 लेवल पे कवर करना है। तो CFAP 1 जो है क्लास आवर्स की टर्म में सबसे ज़्यादा आपका टाइम ले रहा होता है। बाकी जो सब्जेक्ट है BFD हो गया, ऑडिट हो गया, टैक्सेशन हो गया, कंपनी लॉ हो गया, ये क्लास आवर्स टर्म में तकरीबन आपके 150 घंटे के करीब या 125-135 घंटे के करीब ले रहे होते हैं। CFAP 1 स्पेसिफिकली मैं समझता हूँ तकरीबन 250 घंटे के क्लास आवर्स होते हैं। यानी मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो 1 साल का टाइम पीरियड होता है इंडक्शन स्टार्ट यानी रजिस्ट्रेशन एज ए ट्रेनी रजिस्ट्रेशन के बाद, तो ये वो सब्जेक्ट है CFAP 1 जो ऑलमोस्ट 1 साल ले लेगा तैयारी करने के लिए। बिल्कुल ऐसा। और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको 6 महीने में भी किया जा सकता है। इवन अगर आप क्लासेस भी देखें तो वैसे तो अब चूंकि सारा कुछ ऑनलाइन और रिकॉर्डिंग और स्मार्ट क्लासेस इस तरीके से पैटर्न पे चला गया है, तो स्टूडेंट फास्टर पेस पे कर सकता है। लेकिन अगर आप एक रीजनेबल टाइम मुझसे पूछेंगे कि क्या रीजनेबल टाइम होगा सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो CFAP के 6 में से 5 सब्जेक्ट्स आप 6 महीने में इजीली मैनेज कर सकते हो, 6 महीने में कवर कर सकते हो। CFAP 1 का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको कवर करने में रीजनेबली 8-9 महीने लग जाते हैं, करने को 6 महीने में भी स्टूडेंट कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक मुनासिब एलोकेशन दे, अपने वर्क लाइफ बैलेंस भी हो, आपका काम भी सही चल रहा हो, आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हो और अपने रीजनेबल टाइम जो अपनी स्टडीज़ को भी दे रहे हो, तो इसमें तकरीबन 8-9 महीने CFAP 1 को कंप्लीट करने में लग जाता है। यानी मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि अगर CFAP 1 को करने में फॉर एग्जांपल 1 साल का दौरानिया लगता है, तो CFAP 1 के साथ कोई एक सब्जेक्ट मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल। यानी अगर फॉर एग्जांपल CFAP 1 के साथ कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लें जो शुरू के 6 महीने में कवर्ड हो, फिर CFAP 1 के साथ एक और सब्जेक्ट उठा लें जो रिमेनिंग 6 महीने में कवर्ड हो। अगर स्टूडेंट एक साल में 3 पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको प्लानिंग इस तरह से करनी चाहिए कि मैं देखिए, एक तो ये है कि मैं अगर 3 सब्जेक्ट्स पहले अटेम्प्ट में देना चाह रहा हूँ या 4 सब्जेक्ट देना चाह रहा हूँ, तो मैं डे 1 से ही 3 या 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप CFAP 1 और उसके साथ एक और सब्जेक्ट पिक कर लें। आपने 2 सब्जेक्ट कवर किए, अब आपने टारगेट ये करना है कि 6 महीने बाद मैंने CFAP 1 50% कवर करना है और जो दूसरा सब्जेक्ट था वो 100% कवर करना है। फिर आप दूसरा एक CFAP का सब्जेक्ट उठा लें और फिर आप इस तरीके से अपनी 1.25 साल 1.5 साल की जर्नी प्लान करके अपने पहले पेपर में पेयर हो सकता है। यानी इस 1 साल की जर्नी में शुरू के 6 महीने मैं CFAP 1 के साथ एक और सब्जेक्ट और बाद के 6 महीने में CFAP 1 के साथ एक और सब्जेक्ट दे सकता हूँ। यानी कि 3 सब्जेक्ट शुरू के 1 साल में प्लान किए जा सकते हैं। अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता सिर्फ एक पेपर देने के बारे में सोच रहा हो तो फिर शायद वो सोच सकता है कि हाँ मैं CFAP 1 6 महीने में कवर कर सकता हूँ, लेकिन वो खुद भी बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ता जा रहा हूँ, एक ही सब्जेक्ट पढ़ता जा रहा हूँ।
So just to maintain the balance and let's say a variety of a couple of things, आप ये कह सकते हैं कि शुरू के 6 महीने में C5 1 के साथ एक सब्जेक्ट और फिर बाद में तो 3 सब्जेक्ट्स एक साल में प्लान किए जा सकते हैं, जो ICAP की अभी करंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सही है। अब ये तो था एक समझ लिया कि सब्जेक्ट के हवाले से कि सब्जेक्ट का क्या डिटेलिंग है या क्या आउटलाइन है, क्या साइज़ है। अब आप बात करते हैं कि सब्जेक्ट प्लानिंग की, कि आपने पहली अटैम्प्ट में, दूसरी अटैम्प्ट में, तीसरी अटैम्प्ट में कितने पेपर्स देने, या आपने किस देखिए आइडियल तो सिचुएशन क्या है कि स्टूडेंट इस तरीके से प्लान करे कि जो उसको 3-3.5 साल की आर्टिकल है ना, तो आर्टिकलशिप के अंदर ही उसने अपने CA फाइनल लेवल के सारे पेपर्स कंप्लीट कर लिए। आइडियल सिचुएशन तो ये है। तो ऑब्वियसली वो प्लान इस तरीके से करेगा कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और ओबीडियंट स्टूडेंट है वो 4-4 करके 2 अटैम्प्ट में CA फाइनल खत्म कर देते हैं। और होते हैं ऐसे लोग, मतलब 100 में से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली अटैम्प्ट में 4 दिए, दूसरी अटैम्प्ट में 4 दिए, CA फाइनल 2 अटैम्प्ट में खत्म। ज़्यादातर स्टूडेंट का रुझान ये होता है कि वो पहले अटैम्प्ट में 3, दूसरी अटैम्प्ट में 3 या 2, और फिर जो रिमेनिंग पेपर्स है वो तीसरी अटैम्प्ट में देते हैं। और फिर अगर इसमें कोई पेपर फ्लंक हो जाए तो उसको फिर सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट में दे रहे होते हैं, या चौथी अटैम्प्ट तक बात जा रही होती है। तो मेरे ख्याल है कि एक बैलेंस, क्योंकि देखिए सिर्फ आप पेपर ही क्लियर कर ले और फॉर्म को बिल्कुल ही किनारा कर दे तो अल्टीमेटली आप पेपर तो क्लियर कर लिया होगा, लेकिन प्रोफेशनली फिर आपकी वो एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी, या वो स्टैंडिंग नहीं होगी जो कि आपको आपके प्रोफेशनल करियर में हेल्प कर सके। तो मेरा ख्याल है कि आप बैलेंस ये है कि पहले अटैम्प्ट में 3, दूसरी अटैम्प्ट में 2 या 3, और फिर जो रिमेनिंग 2-3 पेपर रह गए उसे आप तीसरे अटैम्प्ट में मैनेज करें। सही। अब जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ आते हो ना, तो पहले तो आपने कोई एक बेंचमार्क रखना है ना, या नहीं कोई क्राइटेरिया रखना है कि मैं क्या चीज़ें सोचूं सब्जेक्ट के सिलेक्शन के हवाले से, मतलब किस बेसिस पे, क्या मैं C5 1 2 3 उठा लूँ और फिर अगले अटैम्प्ट में 4 5 6 और फिर MSA 1 MSA 2 या कोई और। तो मेरा ख्याल है कि ICAP ने ये पूल बनाया है इसीलिए, ऑल्दो इन्होंने नाम C5 1 से लेकर C5 6 दिए, लेकिन ICAP ने पूल बनाया है इसीलिए ताकि वो स्टूडेंट की डिसीजन मेकिंग को इंकरेज करना चाहता है कि अच्छा जो भी हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे वो कोई भी कॉम्बिनेशन आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि मेरी आर्टिकलशिप ऑडिट डिपार्टमेंट में शुरू हुई हो, आपकी आर्टिकलशिप टैक्स डिपार्टमेंट में शुरू हुई हो, तो ऑब्वियसली मेरा और आपका कॉम्बिनेशन सेम नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट किस फर्म में है, इंडस्ट्री में है, फर्म में है तो ऑडिट में है, एडवाइजरी में या टैक्सेशन में, स्टूडेंट अपने हालात या अपने जो आर्टिकलशिप को सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अकॉर्डिंगली अपने कर सकते। फिर अगेन कुछ स्टूडेंट जनरली आप देखते हैं कि थ्योरी में, ड्राफ्टिंग में, इन तरह के सब्जेक्ट्स में थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ को न्यूमेरिकल साइड, अकाउंटिंग साइड, BFD साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो केस टू केस बेसिस पे ये जो भी हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट अपने स्पेसिफिक केस में उसको अकॉर्डिंगली मोल्ड कर रहा होगा। एक चीज़ हमें जहन में रखनी है कि C5 1 और C5 6 क्लियर होगा तो MSA 1 में अपेयर हो सकता है, और C5 4 और C5 3 क्लियर होगा, BFD और SPM क्लियर होगा तो हम MSA 2 में अपेयर हो सकते हैं। और हमने साथ साथ हैंड ऑन कोर्स में से भी कोई एक कोर्स करना है ताकि हमारी MSA लाइक अभी जो रिसेंटली CA फाइनल की अटेम्प्ट बनने जा रही है, उससे पहले ठीक ठाक स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तकरीबन मोर देन 150 का नंबर अराउंड जो मुझे पता चला है कि जो MSA 1 MSA 2 के लिए पेपर वाइज तो एलिजिबल हैं, यानी कि उनका C5 1 C5 6 क्लियर हो चुका है, MSA 1 की एलिजिबिलिटी बननी चाहिए, या C5 4 और C5 3 क्लियर हो चुका है, MSA 2 की एलिजिबिलिटी बननी चाहिए, लेकिन सिर्फ डेटा मैनेजमेंट या फिनटेक का कोर्स ना करने की वजह से वो MSA इसमें अपेयर नहीं हो सकते। तो वही है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, कि प्रॉपर प्लान नहीं किया तो अल्टीमेटली उसका नुकसान उठाना पड़ा। और उसका नुकसान इस सेंस में कि अगर आप जैसे MSA 1 में मैंने आपको बताया कि आपको बहुत कुछ नया नहीं पढ़ना, जो आपने FAR और ऑडिटिंग में कवर किया है उसी की एप्लीकेशन MSA 1 में। तो आप अपने रिपोर्टिंग के पेपर पढ़ने के बाद, एग्जाम देने के बाद अगर अननेसेसरी 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल का गैप ले लिया और फिर आप MSA 1 में अपेयर हो रहे हो, वो ऑल टुगेदर सारे MSA 1 के लिए मुझे दोबारा FAR भूल जाओगे, इतना तो हम अप्लाई नहीं कर रहे होते जितना हम किताबों में पढ़ रहे होते। तो हमने कॉम्बिनेशन इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि हमारे रीजनेबल टाइम में MSA 1 MSA 2 अनलॉक हो रहे हो। फिर जैसे कि आपने कहा कि अगर मैं सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ता हूँ तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ के भी मैं बोर हो जाऊंगा। तो ऑब्वियसली आपने कॉम्बिनेशन भी ऐसा डिसाइड करना है कि जिसमें आपके थ्योरी और जो ये अकाउंटिंग या न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट्स है वो उनका एक बैलेंस हो। थर्डली मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास एक पूल है ना, 6 पेपर है, हमें इसमें से कोई 3 या 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो हम सिलेक्शन में ये मेक श्योर करने की कोशिश करें कि हमें गैप मिल जाए। ऑल्दो प्रोफेशनल एग्जाम में गैप कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, लाइक मैंने भी मॉड्यूल EORF के पेपर 4 पेपर 4 दिन में दिए थे, कोई गैप नहीं था, पेपर क्लियर हो गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मेरे पास पूल है, सब्जेक्ट सिलेक्शन का मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं इस तरीके से सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ कि मुझे मैक्सिमम गैप अवेल कर सकूँ। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में या अकाउंटिंग सब्जेक्ट में गैप ना भी हो, लेकिन अगर SPM में, ऑडिट में या कंपनी लॉ में मुझे गैप मिल जाता है तो मेरे ख्याल है कि मेरे लिए एक नेमत होगी। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक मैंने अपना मॉड्यूल E में टैक्सेशन नहीं पढ़ा था
और शुरू के 2 साल आप फर्म में आर्टिकलशिप करते हो तो ज़ाहिर है कि 2 साल में आप लीडरशिप पोजीशन में जनरली आ जाते हो कि आप सुपर सीनियर लेवल पे आ जाते हो, क्लाइंट्स को लीड करने की पोजीशन में आ जाते हो। तो मैंने अपने आर्टिकलशिप के 1.5-2 साल बाद एक क्लाइंट लीड किया था और जनरली एज अ सुपरवाइजर ऑफ दैट क्लाइंट मैं टैक्सेशन का एरिया देख रहा था और मैंने सीए फाइनल का टैक्सेशन पढ़ा ही नहीं था। खैर पुरानी वर्किंग पेपर फाइल को देखते हुए टैक्सेशन कर लिया और फिर मॉड्यूल एफ में आके टैक्सेशन पढ़ा तो पता चला कि जो कर आए थे वो गलत करके आए थे। तो यानी कि ये बात बताने का मकसद ये है कि हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा सेलेक्ट करें जो कि हमारी आर्टिकलशिप के साथ भी कंसिस्टेंट हो। लाइक अगर काम में भी हेल्प करे, काम में भी हमारी हेल्प करे। अगर आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो तो ज़्यादा बेहतर है कि आप टैक्सेशन के सब्जेक्ट पहले पढ़ लोगे ताकि वो आपके काम में हेल्प करे। ज़्यादातर स्टूडेंट मेजॉरिटी स्टूडेंट ऑडिट डिपार्टमेंट में होता है तो वो ऑब्वियसली ऑडिट को पहले सेलेक्ट कर रहा होगा ताकि ऑडिट में एक क्वालिटी अचीव कर सके। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो ऐसी चीज़ है कि मेरे ख्याल है कि आप एडवाइजरी डिपार्टमेंट में हो या ऑडिट डिपार्टमेंट में हो, आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की हेल्प तो हो ही रही होती है। बिल्कुल। तो ये 3-4 चीज़ें जो कि हमने अपने जहन में रखनी है। एक तो बैलेंस कॉम्बो हो इन टर्म ऑफ थ्योरी एंड नंबर्स, MSc1 MSc2 अनलॉक हो रहे हो। तीसरा, हमारी फर्म की जो जर्नी है वो स्मूथ हो, वो क्या कहते हैं एक अच्छे वे में गुजर जाए। और चौथा कि अगर हमें गैप मिल सके इन सब्जेक्ट्स में तो हम गैप्स का ऑप्शन जो है वो अवेल कर सकें। अब इस सारी चीज़ों की डिसीजन मेकिंग अगेन एग्ज़ाम की शेड्यूलिंग पे डिपेंडेंट है कि एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है। तो फॉर्चुनेटली हमारे पास CFAP का एक टाइम टेबल अवेलेबल है आईकेप की तरफ से। आईकेप ने बताया हुआ कि कौन से दिन कौन सा पर्चा हो रहा होता है, तो उसको देखते हुए हम कुछ अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेते हैं। जून के फर्स्ट वीक में और दिसंबर का फर्स्ट वीक, तो जून और दिसंबर का जो भी फर्स्ट वीक होता है, जो भी फर्स्ट मंडे होता है, उससे हमारे सी फाइनल के पेपर एग्जाम शुरू होते हैं। मंडे को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जाम होता है, ट्यूसडे को जो है बिजनेस फाइनेंस डिसीजन CFAP 4 का पेपर होता है, वेडनेसडे को जो है हमारा कॉर्पोरेट लॉ का एग्जाम होता है CFAP 2, थर्सडे को हमारा CFAP 6 होता है दैट इज एडवांस ऑडिट, फ्राइडे को हमारा CFAP 3 होता है दैट इज स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सैटरडे को जो है हमारा एडवांस टैक्सेशन, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस का एग्जाम होता है। और जो MSc1 और MSc2 है वो उसी वीक में मंडे को जनरली मेरे ख्याल है सेकंड हाफ में हो रहा होता है कि मंडे को MSc1 है और ट्यूसडे को MSc2 है। अब अगर मैं इस शेड्यूल को देखूं, सब्जेक्ट साइज को देखूं, MSc1 को देखूं, MSc2 को देखूं, तो मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकता हूँ कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन है और मैं क्या अपनी अटैम्प्ट डिसाइड करूँ, पहली दूसरी तीसरी अटैम्प्ट। उससे पहले मैंने ऑब्वियसली ये डिसाइड करना है कि मैंने कितने पेपर्स देने हैं। लाइक मैं पहली अटैम्प्ट में 4 पेपर्स की तरफ जा रहा हूँ, 3 पेपर्स की तरफ जा रहा हूँ, 2 पेपर्स की तरफ जा रहा हूँ। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँ तो मेरा ख्याल है कि 100 में से 15 लोग होंगे जो 4 पेपर्स की तरफ जाते हैं और उसमें से कोई 3-4 होते हैं जो कि 4 पेपर्स क्लियर कर लेते हैं। 70-80% चंक ऐसा है जो कि प्लान ही ये करता है कि हमने पहली अटेम्प्ट में 3 पेपर्स देने हैं, लेकिन 70-80% चंक जो कि प्लान ही ये कर रहा है कि हमने 3 पेपर्स देने हैं, ये प्लान होता है डे 1 का। पेपर से 6 महीने पहले अगर आप प्लानिंग पूछेंगे, पेपर से 3 महीने प्लानिंग पूछेंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि इन 70% स्टूडेंट्स के भी मोर देन 50% स्टूडेंट्स पहले अटेम्प्ट में 2 सब्जेक्ट को ही टारगेट कर रहे होते हैं। वो एक मेंटली ड्रॉप हो जाता है इसकी बात तैयारी नहीं हुई है। 3 सब्जेक्ट्स पढ़ भी रहे होते तो जहनी तौर पे वो होता है कि भाई इन 2 सब्जेक्ट को पक्का कर लेना है, एक सब्जेक्ट को देख लेंगे, हो गया तो हो गया, तो देख लेंगे वरना ड्रॉप कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हम डे 1 से प्लान बनाएं उसको हम कंसिस्टेंसी से फॉलो करें, और कंसिस्टेंसी से फॉलो करेंगे फिर आपने 3 का प्लान बनाया और आप 3 में अपेयर होते और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर लेते तो फिर आपकी आगे की जर्नी अच्छी गुजरेगी। तो अब मैं अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस प्लॉट किए हैं जो कि स्टूडेंट पहले दूसरी तीसरी अटैम्प्ट में देकर विद इन आर्टिकल्स 3 से 4 अटैम्प्ट के अंदर अपना CA फाइनल या CA के जो भी एग्जाम्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आसान बात है, अगर एक स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट्स की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली वो चाह रहा है कि वो जल्द से जल्द CA कंप्लीट करे। तो 4 स्टूडेंट्स वाले के लिए तो कॉम्बिनेशन सिंपल सा है कि वो पहली अटेम्प्ट में MSA वाले सारे पेपर उठा ले, बिल्कुल FFR उठा ले, एडवांस ऑडिट, BFD, SPM। अगली अटेम्प्ट में MSc1, MSc2, कॉर्पोरेट लॉ और एडवांस टैक्सेशन, तो उसका 2 अटेम्प्ट में CA फाइनल कंप्लीट हो सकता है। जो प्रैक्टिकल है, जो कि मतलब जनरली जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पे अप्लाई होता है कि अगर मैं 3-3-2 या 3-2-2 करके पेपर दे रहा हूँ, तो अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। एक कॉम्बिनेशन ये है जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिन्होंने इस तरह का कॉम्बिनेशन उठाया हुआ होता है कि पहली अटेम्प्ट में FFR, BFD, कॉर्पोरेट लॉ। अच्छा जी, क्यों FFR, क्यों BFD, क्यों कॉर्पोरेट लॉ? सर वो सीनियर्स से या लोगों से सुना है कि ये तीनों सब्जेक्ट्स बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं, तो पहली अटेम्प्ट में चूंकि हमारे पास 1.5 साल पढ़ने का टाइम होगा तो पहली अटेम्प्ट में ये 3 पेपर्स उठा लेते हैं। 1 साल का टाइम। अब इसका ड्रॉबैक देखिए क्या है, अगर मैं FFR, BFD और कॉर्पोरेट लॉ उठा रहा हूँ तो पहली अटेम्प्ट में मैं ये तीनों पेपर्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दूंगा। हाँ, मेरे पास कोई गैप नहीं आएगा, प्लस मेरा कोई MSc भी अनलॉक नहीं हो रहा।
फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैं थर्सडे को ऑडिट दूंगा, फ्राइडे को एसपीएम दूंगा और सैटरडे को टैक्स दूंगा, यानी कि सेकंड अटेम्प्ट में भी गैप नहीं होगा। फिर तीसरी अटेम्प्ट में मैं MSA1 MSA1 और MSA2 में पेयर होऊंगा, उसमें भी कोई गैप नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक वर्स्ट कॉम्बिनेशन है कि वो स्टूडेंट उठा रहा होगा कि पहली अटेम्प्ट में FFR BFD लॉ, दूसरी अटेम्प्ट में ऑडिट SPM और टैक्स, और फिर तीसरे अटेम्प्ट में MSA1 MSA2। तो ये तो मैं हाईली डिस्करेज करूंगा कि इस तरह की कॉम्बिनेशन की तरफ तो अड़गिस ना। इसमें भी एक प्रैक्टिकल मसला ये आता है स्टूडेंट्स के लिए कि अब वो कह तो रहे हैं कि हम जो है वो एडवांस टैग BFD FFR और उसके साथ जो है वो कॉर्पोरेट लॉ पिक करेंगे, इवेंचुअली कॉर्पोरेट लॉ ड्रॉप ही हो रहा होता है। अगर बच्चा न्यूमेरिकली बहुत अच्छा है और वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा है तो वो रिपोर्टिंग और फाइनेंस से बाहर ही नहीं निकलता। ऐसा ही है, उसका फोकस BFD के ऊपर और C5 और FFR के ऊपर ही होता है। वो चाहे या ना चाहे मेंटली वो कॉर्पोरेट लॉ ड्रॉप करके बैठा हुआ होता है। एग्जैक्टली। और अगर कोई स्टूडेंट थ्योरी में बहुत अच्छा है तो वो लॉ को ओपन बुक के भाई बहुत मुश्किल है, सिनेरियो बेस्ड आता है, प्रैक्टिकल पेपर आता है, वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेगा और बाकी दो एरियाज़ को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जो एक वेल बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं होता, और ये भी डर लग रहा होता है कि यार MSA नहीं अनलॉक होना, आगे गैप भी नहीं आना, तो स्टूडेंट चाहे या ना चाहे उसका कॉम्बिनेशन ना अच्छा होने की वजह से एक ना एक पेपर ड्रॉप ही हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा वो कॉम्बिनेशन वहाँ भी नुकसान देता है। बहरहाल आप कंटिन्यू करें। तो ये तो मैंने पहले वो सिनेरियो डिस्कस, मतलब वो रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पे नहीं जाना। बिल्कुल सही बात है। अब हम आते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना चाहिए। तो बेसिकली 3 सिनेरियोज हैं या 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो कि स्टूडेंट अपनी पहली, दूसरी, तीसरी अटेम्प्ट में पिक कर सकता है। लाइक वो पहली अटेम्प्ट में अगर FFR दैट इज CFAP 1 एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, CFAP 6 दैट इज एडवांस टैक्सेशन एडवांस ऑडिट, ये दो सब्जेक्ट्स तो मेरा मशवरा है या मेरा एक ओपिनियन है कि ये दो सब्जेक्ट्स तो स्टूडेंट को पहली अटेम्प्ट में देने ही चाहिए। खास तौर पे वो जो एश्योरेंस डिपार्टमेंट में, खास तौर पे वो जो कि एश्योरेंस डिपार्टमेंट पे, इवन अगर आप एडवाइजरी या नॉन एश्योरेंस या किसी इंडस्ट्री में भी हो तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहली अटेम्प्ट में CFAP 1 और एडवांस ऑडिटिंग का पेपर दें। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपने पहली अटेम्प्ट में ये दो पेपर दिए ना, आप सेकंड अटेम्प्ट में MSA1 दे सकते हैं। कोशिश ये करें, देखिए FFR का कोर्स तकरीबन 200 घंटे का है, एडवांस ऑडिट का तकरीबन 125-150 घंटे का है। कोशिश ये करें कि जिस अटेम्प्ट में आप CFAP 1 और CFAP 6 दे रहे हैं ना, उसकी अगली ही अटेम्प्ट में MSA1 देते हैं। क्योंकि अगर आपने उसकी अगली अटेम्प्ट, देखिए MSA1 अगली अटेम्प्ट में नहीं दिया और आप उसको 1 साल या 1.5 साल बाद ले गए तो आपको पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, पूरा ऑडिटिंग दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि CFAP 1 और एडवांस ऑडिटिंग की अगली ही इमीडिएट अटेम्प्ट में MSA1 देते हैं। आपका बहुत ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा, सिर्फ अपनी उसकी एप्लीकेशन पे, उसकी टेस्टिंग पे काम करना है। नॉलेज आप ऑलरेडी CFAP 1 CFAP 6 में ले चुके हो और आप उसको सेकंड अटेम्प्ट में इजीली मैनेज कर सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि पहली अटेम्प्ट में आप CFAP 1 और एडवांस ऑडिटिंग ये दो पेपर्स में अपेयर हो। तीसरा सब्जेक्ट आप अपने मिजाज के हिसाब से कोई भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको लगता है कि आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है या थ्योरी वाले एरिया में या लीगल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने में मज़ा आता है, आप तीसरा सब्जेक्ट जो है CFAP 2 कॉर्पोरेट लॉ उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं थ्योरी मुझे हमेशा से जो है ना मेरे लिए नाइटमेयर है और मैं नंबर्स क्रंचिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, आप अपना तीसरा सब्जेक्ट BFD उठा सकते हैं। और आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, हालांकि मैं समझता हूँ कि पहली अटेम्प्ट में स्टूडेंट के पास 1-1.5 साल का टाइम है और उसके पास जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाले 2-3 सालों से कम है। क्योंकि फर्म में जैसे जैसे हमारा टाइम गुजरता है हमारी हाइट इंक्रीज होती रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी बढ़ती रहती है। शुरू में हम वाउचिंग कर रहे होंगे तो फिर दूसरे साल में, तीसरे साल में हम एक क्लाइंट लीड कर रहे होंगे या बड़े हेड्स पे काम कर रहे होंगे। तो शुरू में चूंकि हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपेरेटिवली कम होती है और पढ़ने का टाइम ज़्यादा होता है, तो आप पहली अटेम्प्ट में FFR और ऑडिट, तीसरा पेपर लॉ उठा सकते हैं, तीसरा पेपर BFD उठा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम, लेट्स से कि मैं इतना BFD और लॉ मैनेज नहीं कर सकता तीसरे पेपर, आप SPM की तरफ जा सकते हो, कंपैरेटिवली छोटा सब्जेक्ट, छोटा कोर्स। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि लेट्स से कि टैक्स डिपार्टमेंट से अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर रहा था, फिर वो तीसरा सब्जेक्ट टैक्स की तरफ उठा सकता है। अब पहले अटेम्प्ट में आपने FFR ऑडिट ये उठाएं और तीसरा सब्जेक्ट BFD लॉ या टैक्सेशन उठाया, आपके पास रीजनेबल होगा कि आपका FFR का सब्जेक्ट कंप्लीटली न्यूमेरिकल एक सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है, ऑडिट मोस्ट लाइकली 80% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तीसरा सब्जेक्ट है आप लॉ उठाओ या BFD उठाओ, आपका कॉम्बिनेशन एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बनता है और 3 में से आपको 2 पेपर्स में गैप मिल ही जाएगा। ऐसे ही 3 में से आपको 2 पेपर्स में गैप मिल जाएगा। फिर सेकंड अटेम्प्ट में आप क्या करोगे कि आप MSA1 दोगे, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली FFR और ऑडिट क्लियर किया है और सेकंड अटेम्प्ट में आपने MSA2 को अनलॉक करने के रिमेनिंग पेपर दे दिए। लाइक अगर मैंने पहले अटेम्प्ट में BFD दिया है तो अब मैं SPM दूंगा, SPM दे दिया तो BFD दूंगा। और तीसरा अगर आप पर्चे की तरफ जाते हो तो जो भी आपका एक रिमेनिंग थर्ड पेपर है वो दे सकते हो, अदरवाइज 2 सब्जेक्ट सेकंड अटेम्प्ट में आपने दिए।
फिर तीसरे अटेम्प्ट में आपका MSA 2 और जो भी लास्ट रिमेनिंग सब्जेक्ट है आप उसमें या appear हो एडवांस सकते टैक्स हो। होगा या कॉर्पोरेट लॉ होगा। अगर मैंने पहले अटेम्प्ट में FFR ऑडिट और BFD दिया, दूसरे अटेम्प्ट में MSA 1 SPM दिया, तो तीसरी MSA 1 और SPM दिया, अगर तो मैं तीसरा पेपर दे रहा हूँ तो वो लॉ या टैक्स में से कोई एक होगा। और फिर चौथी अटेम्प्ट में MSA 2 और लॉ और टैक्स में से जो सब्जेक्ट रह गया वो तीसरे अटेम्प्ट में दिया थर्ड जाएगा। अटेम्प्ट में आ जाएगा। और अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में 2 दे रहे हो तो फिर आपको थर्ड अटेम्प्ट में 3 या फिर चौथी अटेम्प्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो स्टार्ट प्रॉपर ले लें। स्टार्ट में 3 सब्जेक्ट्स और 3 सब्जेक्ट्स में मेरी रिकमेंडेशन तो हमेशा स्टूडेंट की होती है कि FFR और ऑडिट तो आपने लाजमी उठाना है। तीसरा सब्जेक्ट आप BFD उठा सकते हो, SPM देख सकते हो, कॉर्पोरेट लॉ देख सकते हो। सेकंड अटेम्प्ट में MSA 1 और MSA 2 को अनलॉक करने के लिए रिमेनिंग पेपर्स, और फिर थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में जो आपके रिमेनिंग पेपर्स है। एक्चुअली ये जो डिसीजन मेकिंग है ये बहुत ज़्यादा पहली दफ़ा में ही सही लेनी होती है, उसके बिल्कुल। बाद तो जो आपका रिजल्ट आता है हाँ, फिर वो उसकी हाँ, बेसिस पे फिर वो ICAP डिसाइड करता है कि अब आप नेक्स्ट अभी हम पेपर कौन सा बेसिकली लेंगे। दूसरी तीसरी अटेम्प्ट डिस्कस कर भी रहे होते हैं, हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली ये दूसरी तीसरी अटेम्प्ट सिर्फ उस लिमिटेड नंबर ऑफ ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है जो कि पहले अटेम्प्ट में 3 पेपर क्लियर भी कर रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो पहले अटेम्प्ट में मेरा ख्याल है कि 20% स्टूडेंट या उससे भी कम होंगे जो 3 पेपर्स क्लियर करते होंगे। तो दूसरी और तीसरी अटेम्प्ट की डिसीजन मेकिंग तो आपके पहले अटेम्प्ट के रिजल्ट पे ही डिपेंडेंट होती है। अग्रीड। फिर आप किन लोगों में हो और किस तरह की आपको अनऑफिशियल लीव्स मिल रही है उस बात पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो पहली अटेम्प्ट के हवाले से जो है यानी मैं अगर आपकी बात को कंक्लूड करूं, समराइज करूं, तो इन समरी 2 ऐसे जाइंट सब्जेक्ट्स हैं जिनको निकालने की इस 1 साल पीरियड के अंदर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 1 साल का पीरियड होता है। एक आपका CFAP 1 है, AAFR, जिसकी कोर्स कंटेंट ही 200-250 घंटे पर जा रहा है, तो आप उसे पूरा साल स्टेडीली कवर करें कि पूरे साल का प्लान प्रॉपर्ली बनाएं, अपने काम के हिसाब से उसमें वक्त निकालें और वक्त निकाल के उसको क्लियर करने की कोशिश करें। दूसरा एक बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके पास एडवांस ऑडिट होता है। अच्छा, AAFR और एडवांस ऑडिट थियरी और नंबर्स का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी हद तक बैलेंस कर देता है, और 90% 80% केसेस में जहाँ स्टूडेंट्स ऑडिट डिपार्टमेंट का पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स इनको वहाँ पर जो है वो काम आ रहे होते हैं। तीसरा सब्जेक्ट वो अपनी थियरी के बैलेंस के पर्सपेक्टिव से या न्यूमेरिक के पर्सपेक्टिव से जिसमें भी वो अच्छे हैं वो पिक कर सकते हैं। अगर टैक्सेशन में है, एडवाइजरी डिपार्टमेंट टैक्सेशन में है, तो फिर वो टैक्स का पेपर पिक कर लें, अदरवाइज वो SPM या BFD में से कोई एक पेपर पिक कर सकते हैं। माइट बी पॉसिबल कि कोई कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल कंप्लाइंसेज या इस तरह की किसी चीज़ के अंदर होगा तो वो फिर CFAP 2 कॉर्पोरेट लॉ भी पिक कर सकता है। एक बैलेंस तरीके से 3 पेपर्स को लेकर चलें। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और स्टूडेंट्स में नज़र आती है कि एक स्टूडेंट होता है जो आके आपको कंप्लेन कर रहा होता है कि सर आपने इस फॉर्म का बताया था, मैंने अप्लाई किया, मैं पहुंच गया, बहुत काम है यहाँ पर, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, मैं पढ़ नहीं पा रहा, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। अच्छा, इसी स्टूडेंट का 1-1.5 महीने बाद वो क्लाइंट ख़त्म हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद यही स्टूडेंट टाइम ज़ाया कर रहा होगा एग्जैक्टली और नहीं पढ़ रहा होगा कि अटेम्प्ट अभी आने वाली है, लीव्स आएंगी तब देखेंगे, इतनी लीव मिल जाती है, फलां सीनियर को इतनी लीव मिल गई थी, मुझे भी मिल जाएगी, मैं उसके करीब पढ़ लूँगा, अभी कौन पढ़ेगा। लेकिन बहरहाल अगर 3 पेपर की सक्सेस मेक श्योर करनी है, 2 पेपर 1 पेपर तो ये तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अगर 3 पेपर की सक्सेस मेक श्योर करनी है और शुरू में वो कॉन्फिडेंस का बूस्ट चाहिए ताकि ये 3 पेपर निकलें, तो प्रॉपरली इन 2 पेपर्स को तो प्लान करें ही करें, इसके साथ एक और एग्ज़ाम ये जो है वो पिकअप कर सकते हैं और अपना पूरा बैलेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब MSA 1 और MSA 2 को अनलॉक करने की भी आपने बात की। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये डेटा एनालिटिक्स और फिनटेक का कोर्स, जो दोनों में से कोई एक आपको कोर्स करना है, ये आ जाता है। पेपर कॉम्बिनेशन तो समझ आ गया, इन कोर्सेज को करने का सबसे बेहतर टाइम कौन सा है? देखिए, इन कोर्सेज की भी ना जैसे 2 हैंड आउट कोर्सेज हैं जो कि CA के स्टूडेंट ने कैफ लेवल पे करना है। एक MS ऑफिस है और एक प्रेजेंटेशन एंड पर्सनालिटी गेट का है, PP। इन 2 कोर्सेज में तो स्टूडेंट ने अपने कुछ मैंडेटरी आवर्स वो पूरे करना है, ICAP को कुछ प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है और ICAP की तरफ से आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ये जो डेटा एनालिटिक्स और फिनटेक का हैंड ऑन कोर्स है, इसका ICAP एग्जाम भी कंडक्ट कर रहा है और आप उस एग्जाम को क्लियर करोगे तो ही आप MSc के लिए एलिजिबल होगे। सही। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अभी कमिंग अटेम्प्ट की बात करूँ कि अगर दिसंबर में एग्जाम है तो नवंबर के लास्ट वीक में नवंबर के 2nd या 3rd वीक में ये डेटा मैनेजमेंट का टेस्टिंग होनी है, और जो स्टूडेंट्स उस MSA 1 डेटा मैनेजमेंट की टेस्टिंग में क्लियर करेंगे वो दिसंबर में MSA 1 के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि एग्जाम से 1 महीने पहले तक शायद आपको पता ही नहीं होगा कि मैं इस बार MSA दे सकूंगा या नहीं दे सकूंगा, क्योंकि वो आपको क्लियर करना है। तो आइडियल तो मैं समझता हूँ ये स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कि स्टूडेंट अपनी पहली अटेम्प्ट में ही ये डेटा मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करके उसकी टेस्टिंग कंप्लीट कर दे शुरू के 6 महीने में, ताकि वो अटेम्प्ट के बिल्कुल करीब पहली अटेम्प्ट के 6 महीने से पहले में। क्योंकि आप पहली अटेम्प्ट में अगर FFR, ऑडिट और तीसरा कोई भी पर्चा उठा रहे हो, आपको पता है मैंने ये 3 पेपर ही देने हैं,
आप उसके साथ ही डाटा मैनेजमेंट या फिनटेक का कोर्स और उसकी टेस्टिंग में चले जाओ, ताकि सेकंड अटेम्प्ट की जब 6 महीने पहले तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता है कि मैंने इस अटेम्प्ट में MSc 1 देना है। अब लेट से कि मैं कमिंग अटेम्प्ट में MSc 1 दे रहा हूँ 6 महीने बाद, और उसी अटेम्प्ट में मैंने डाटा मैनेजमेंट किया है जिसका टेस्टिंग एग्जाम से 1 महीने पहले होना, यानी कि मुझे उस टेस्टिंग के फेज के गुजरने तक पता नहीं होगा कि मैं MSc 1 1 महीने बाद दे भी सकूंगा या नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, वैसे ये कोर्स अगर आप देखें ना, ये डाटा मैनेजमेंट और फिनटेक, आइडियली ये कोर्सेज ऐसे हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल से आर्टिकलशिप के एंड में होने चाहिए थे। हाँ, आइडियली, क्योंकि स्टूडेंट शुरू में आया अभी तो वो एडमिन की वाउचिंग कर रहा होगा, लीगल की वाउचिंग कर रहा होगा, फिर थोड़ा एक्सेल पे और फिर बिजनेस लेवल पे या मतलब मैक्रो लेवल पे वो चीज़ों को देख रहा होगा। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली आपको MSc 1 MSc 2 अनलॉक करने के लिए कोर्सेज करने हैं, इसकी टेस्टिंग से गुजरना है। तो फिर इस सिचुएशन में तो आइडियल ये है कि आप पहली ही जो आपकी अटैम्प्ट है उसी में ये कर लो और इसकी टेस्टिंग से गुजर जाओ, ताकि आप सेकंड अटेम्प्ट में जब MSc 1 या MSc 2 के लिए प्लान करो तो आपको 6 महीने पहले पता हो कि मैंने MSc 1 MSc 2 देना है। ऐसा ही ये ना हो कि पेपर से 1 महीने पहले मैं ये टेस्टिंग कर रहा हूँ और फिर मुझे पता चल रहा है कि मैं MSc 1 में अपेयर होऊंगा या नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन जब मैं जनरली स्टूडेंट के साथ डिस्कस करता हूँ ना, तो एक सवाल पोटेंशियली हमारे पास आता है कि सर आपकी रिकमेंडेशन ये है कि हम अपनी पहली अटेम्प्ट में रिपोर्टिंग दे दें। रिपोर्टिंग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम में ही है, अकाउंटिंग तो उसने पढ़नी है और शुरू से लेकर आखिर तक पढ़नी है। लेकिन एडवांस ऑडिटिंग का पर्चा पहले अटेम्प्ट में देना सही है या नहीं है? क्योंकि शुरू में वो जूनियर है, 1.5 साल में एक रीजनेबल लेवल तक उसका काम इंक्रीज हो जाता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, लेकिन स्टिल अभी उसने आर्टिकल का 1-1.5 साल का अर्सा ही गुजारा है। तो क्या एडवांस ऑडिट के पेपर में अपेयर होना चाहिए या नहीं पहली अटेम्प्ट में? सवाल ही क्रिएट होता है। देखिए, इसका बहुत सिंपल सा और ऑब्वियस सा आंसर है कि अगर एडवांस ऑडिटिंग के पेपर को क्लियर करने के लिए एक्चुअली ऑडिट परफॉर्म करना या 3 साल का ऑडिट परफॉर्म करना मैंडेटरी होता या ज़रूरी होता, तो इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट जो इंडस्ट्री आर्टिकल में जा रहा है उसके लिए तो फिर ये पेपर होना ही नहीं चाहिए था। सही बात वो है। ये पेपर कैसे क्लियर करता? तो यस, आपकी प्रैक्टिकल साइड, आपकी बुकिश नॉलेज या आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर रही होती है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल की वजह से ही आप ऑडिट पास करोगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी एक और हमारे पास एग्जाम्पल है जो ACCA का एडवांस ऑडिट का एग्जाम है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि हम CA फाइनल में लास्ट अपनी फाइनल में आर्टिकल्स के साथ CA फाइनल के पेपर दे रहे होते हैं। ACCA में तो जनरली स्टूडेंट ये भी करते हैं कि पहले उन्होंने पूरे ACCA के पेपर क्लियर किए, फिर वो अपनी जो भी इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप है वो स्टार्ट करता है। तो वो एडवांस ऑडिट पहले क्लियर करता है और फिर फॉर्म में इंडस्ट्री में अपनी आर्टिकल्स शुरू कर रहे होते हैं। तो पेपर इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि आपने ऑडिट किया होगा 3 साल का तो ही आप पेपर अच्छे से दे सकोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अदरवाइज तो फिर इंडस्ट्री आर्टिकल वाला तो कभी ऑडिट का पेपर पास ही ना कर पाता। और ACCA की जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि ACCA में तो आप पहले पेपर्स क्लियर करते हो और फिर आप अपनी इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो। ऐसे ही। तो आप पहले अटेम्प्ट में सेफली जो है ना एडवांस ऑडिट, और ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया ना कि अगर लेट्स से कि 60-70% चंक एक्सटर्नल ऑडिट डिपार्टमेंट में, तो रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग को पढ़ने की वजह से उनको अपनी आर्टिकलशिप में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही होगी, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आ रहा होगा। ऐसे ही। रादर देन कि मैं ऑडिट को 3री-4थी अटेम्प्ट में पढ़ रहा हूँ और अब मेरी आर्टिकल्स एंड होने वाली है और अब मैं देख रहा हूँ कि अच्छा मैनेजमेंट लेटर और एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट ये होने चाहिए थे। तो ये सब्जेक्ट आप जब शुरू में पढ़ लेते हो तो आपकी आर्टिकलशिप बड़ी स्मूथली गुजर रही होती है, आपके पेपर्स का एक बैलेंस भी मेंटेन रहता है, MSc 1 MSc 2 भी अनलॉक रहता है, और विद इन आर्टिकल्स आप इजीली जो है ना, मतलब इजी तो नहीं, आपने प्लान बनाना है उसको कंसिस्टेंसी से फॉलो करना है, लेकिन आप विद इन आर्टिकल्स ज़्यादा हायर चांसेस है कि आप अपना CA कंप्लीट क्वालिफाई कर लो। इसमें एक छोटी सी चीज़, आर्टिकलशिप में मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी कि जब मैंने वॉज इंडक्टेड बेसिकली, शुरू के 6 महीने मैंने बिल्कुल एक जूनियरशिप वाला रोल किया था, लेकिन जैसे ही 6 महीने हो गए थे तो उसके बाद वाले 6 मंथ्स में ऐसा नहीं है कि मैं प्लानिंग टोटली खुद कर रहा था, लेकिन मैंने अपने सीनियर को असिस्ट ज़रूर किया था। कुछ एनालिटिक्स मैंने बना के दिए थे, प्लानिंग के कुछ वर्क पेपर्स मैंने जो इनको फिल आउट करके दिए थे, इंगेजमेंट लेटर को उन्होंने रोल फॉरवर्ड करने के लिए दिया था मुझे कि यार ये पिछले साल का इंगेजमेंट लेटर है, ये इस साल का इंगेजमेंट लेटर बनाना है, तो वो कंटेंट और वो सारी चीज़ें उसको गो थ्रू की ज़रूर थी, देखी ज़रूर थी। आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क बीइंग अ पर्सन जिसको 6 महीने हुए आर्टिकल्स में, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत असिस्ट अपने सीनियर्स को ज़रूर किया था। तो अगर एक दफ़ा आप उस ऑडिट की थेरी से और उसके लॉज एंड रेगुलेशन से गुजर जाएंगे, उस थेरी से गुजर जाएंगे, उस फ्रेमवर्क से गुजर जाएंगे, तो जब वो चीज़ आपके सामने प्रैक्टिकली आ रही होगी तो आपको पता होगा हाँ यार ये यहाँ पड़ी थी, इसका ये यूजेज है और ये ऐसे अप्लाई होगी, इस तरीके से ये आगे जाएगी। और क्लियर करने के एतबार से इट्स वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पेपर्स, लेट्स एक्सेप्ट इट। इन 6 पेपर्स में एडवांस ऑडिट का मसला ही ये होता है स्टूडेंट्स का कि वो लिखना नहीं आ रहा, उसकी ड्राफ्टिंग नहीं समझ में आ रही, सिनेरियोस को हैंडल करना नहीं आ रहा, इतने स्टैंडर्ड्स पढ़ने की आदत नहीं है। तो अभी जो आर्टिकलशिप का स्टूडेंट होता है या जो CA का स्टूडेंट अभी नया नया रजिस्टर हुआ होता है एज ट्रेनी, उसके अंदर पढ़ने का थोड़ा जोश और वलवला होता है। अभी तक उस खरबूजे को अपने सीनियर खरबूजे का रंग चढ़ा नहीं होता,
उसने वो फेल होने वाले सीनियर्स के साथ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा होता, बहुत ज़्यादा आर्टिकलशिप की लाइफ में भी वो डेवलप नहीं हुआ होता, उसने क्लाइंट के साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं की होती, अभी शाम के वक्त उसका ऑफिस के लोगों के साथ बैठने वाला सीन ऑन नहीं हुआ होता, स्टार्ट नहीं हुआ होता, तो वो शुरू में थोड़ा सा जोश और वलवला होता है पढ़ने का। तो जो सबसे 2 मुश्किल पेपर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पेन ऑफ द नेक बने हुए हैं, आप उनको निकाल के साइड कर दें, एज सिंपल एज दैट। और वो ऑडिट की थियरी अगर एक दफ़ा आपने पढ़ी हुई होगी, वो फ्रेमवर्क आपने एक दफ़ा घुमाया हुआ होगा, तो जैसे ही 1 साल बाद अब आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे या 6-8 महीने बाद इन्वॉल्व होंगे, आपको पता होगा यार ये चीज़ मैंने इस तरीके से ऐसे पढ़ी थी। माइट भी समवन कि वो बिल्कुल ही एडवाइजरी की तरफ हैं और उनके पास 3.5 साल ऑप्शन ही नहीं है ऑडिट में जाने का, और वो कहते हैं कि यार मेरे काम में एडवांस टैक्स और लॉ की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो फिर वो स्टार्ट में बेशक पढ़ लें, लेकिन वो एक्सेप्शन है, नॉर्मल केसेस में वो नहीं आता। नॉर्मल केसेस में जहाँ एक्सटर्नल या इंटरनल ऑडिट के अंदर कैंडिडेट्स जाते हैं, ट्रेनीज जाते हैं, वहाँ ये दोनों सब्जेक्ट्स इनको काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। आज के इस जो भी हमारी डिस्कशन है, इसका ऑब्जेक्टिव हरगिज़ ये नहीं है कि हम एक स्टूडेंट के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन थोप दे। हाँ, वो उनकी अपनी चाहते हैं कि भाई ये पिलर्स हैं, इसकी बेसिस पे डिसीजन लेना है। हाँ, अब आप अपने सिनेरियो को देखो कि आप कहाँ हो, किस में अच्छे हो, किस में वीक हो, और आप अपने हिसाब से अपने डिसीजन को अकॉर्डिंगली मोल्ड करो, लेकिन एक डिसाइडेड कॉम्बिनेशन ले रादर देन कि एक इम्पोज्ड कॉम्बिनेशन ले कि भाई अब मजबूरी है तो 6 महीने पहले टीचर से पूछ रहे हैं या CA* पे पोस्ट डाल रहे हैं कि 6 महीने के अंदर एडवांस ऑडिट या एडवांस FFR खत्म हो जाएगा। इस तरह का फैसला ना ले, डे 1 से उसको पता हो कि हाँ यार मैंने ये काम करना है क्योंकि मैं इन सर्कमस्टांसेस में हूँ। और एक बात यहाँ पे और है, मैंने आर्टिकलशिप में शुरू में ये एक्सपीरियंस किया था कि जो ट्रेनीज होते हैं उनकी टेक्निकल एबिलिटी असेस ज़्यादा रिपोर्टिंग से की जाती है। अगर उन्हें फटाफट स्टैंडर्ड्स बताने आते हैं, उन्हें रिक्वायरमेंट्स पता है कहाँ क्या चीज़ लिखी हुई है, तो उसके बारे में मशहूर हो जाता है कि यार ये बहुत तेज़ है, ये लड़का बहुत तेज़ है या ये लड़की बहुत तेज़ है। तो वो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग रिपोर्टिंग की जो ज़्यादा नॉलेज है उस पर असेस किया जा रहा होता है। नो वंस एक्सपेक्टिंग कि 6 महीने का ट्रेनी आया है या नया ट्रेनी आया है तो उसको एडवांस टैक्स के बारे में पता होगा या उसको 4th शेड्यूल की रिक्वायरमेंट्स इतनी पता होंगी। इत्तेफाक सब लोगों के साथ ऐसा होता था कि पहली अटेम्प्ट में जब रिपोर्टिंग के पेपर में अपेयर हो रहा था, तो मुझे याद है कि मैं एक क्लाइंट पे पोस्टेड था और एक स्टैंडर्ड मैंने नया पढ़ा था अपनी क्लासरूम से, और CFO के साथ उसके ऊपर मीटिंग हो गई। तो अब CFO को नहीं पता था कि मैं अभी ये पढ़कर आया हूँ। हाँ। और डिस्कशन के अंदर वही सवाल जवाब या वो स्टैंडर्ड डिस्कशन में हमारा पार्ट बन गया। अब चूंकि मैं बिल्कुल गरम ताज़ा पढ़कर आया था तो मैं फटफट जवाब दे रहा था, तो CFO वाज हाईली इम्प्रेस्ड। यार ये 6 महीने या साल की ट्रेनिंग को इतने अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड पे ग्रिप है। उनको क्या पता था कि मैं शाम में क्लासेस लेकर आया हूँ। ये बिल्कुल सही ऐसा होता है कि वो चीज़ आपकी जो है ना आपको प्रैक्टिकली या प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा हेल्प और एप्रिसिएशन दिला रही होती है। वो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं कि ग्रैब भी जल्दी हो जाता है, बंदा उसकी बेसिस पर अपनी पोजीशनिंग भी अच्छी कर सकता है फर्म के अंदर, और अगर वो टेक्निकली साउंड हो तो वो आर्टिकल्स में अप्लाई भी हो जाती है। नॉर्मली आप अगर AAFR पढ़ लें और आपका सीनियर IFRS 9 का कोई पोर्शन जो है वो कर रहा है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कर रहा है, तो वहाँ पे आप उनको हेल्प करें, वो पूरी फर्म में मशहूर कर देगा कि यार ये ट्रेनी बहुत तेज़ है या ये लड़का बहुत तेज़ है। तुम्हारा लिए एक एडेड बेनिफिट है उसका। तो इस तरीके से बस ये है कि सब्जेक्ट्स को मेरे ख्याल इजीली मैनेज किया जा सकता है, मतलब प्रॉपर्ली प्लान किया जा सकता है। ऑब्वियसली फिर पढ़ना तो स्टूडेंट नहीं है। हाँ, और डेटा एनालिटिक्स और फिनटेक के बारे में हमने ये कंक्लूड किया कि चूंकि उनकी टेस्टिंग का टाइम इतना क्रूशियल है कि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि अब आप MSc 1 MSc 2 देने वाले हैं या नहीं, या पेयर हो सके नहीं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक ऐसे टाइम पे इसको कर लें जहाँ पर बिल्कुल उनका एग्ज़ाम नहीं है। तो वो शुरू का 1 साल ही है। जब आप शुरू के 6 महीने में आपके एग्ज़ाम नहीं है और आपको पता है कि अगले 6 महीने बाकी हैं, तो आप उस जून वाले पीरियड में या दिसंबर वाले पीरियड में जब आपकी अटेम्प्ट अगले 6 महीने बाद है, इनको करके वहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं ताकि MSc 1 और MSc 2 को लेकर ओवरऑल लेवल पर आसानी हो जाए। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फेज़ नाउ। हमने ये बात तो कर ली कि जी कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या स्टूडेंट को पढ़ना है क्या वो पढ़ना चाहता है? हमने टाइम टेबल बनाने की बात कर ली, लेकिन कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स इतना अपने आप को ओवरबर्डन कर लेते हैं कि वो एकदम ही छोड़ देते हैं कि यार अटेम्प्ट के टाइम पे देखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स काम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो बिल्कुल ही पेपर्स को नहीं देखते। अब एक स्टूडेंट है, उसने पढ़ाई बहुत अच्छी की पूरी आर्टिकल्स, काम में तवज्जो नहीं दी, तो आगे जाके वो इस बात पर जो है वो उसकी इज्जत अफजाई होती रहेगी कि भाई तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं, सिर्फ किताबी कीड़े बने हुए हो, प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं पता, कम्युनिकेशन नहीं पता, हाउ टू कैरी योरसेल्फ नहीं पता, वो कॉन्फिडेंस नहीं है जॉब निकालने का, रिव्यू करवाने का, टीम को मैनेज करने का, उनके साथ बैठने का। और कुछ लोग होते हैं जो टीम को बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं, पार्टनर डायरेक्टर को बड़ा अच्छा डील करते हैं, क्लाइंट को अच्छा डील करते हैं, एक साथ 2-2 3-3 प्रोजेक्ट्स निकाल लेते हैं, लेकिन टेक्निकल लेवल पे उनकी आर्टिकल्स मतलब उनका पेपर रुका हुआ है। अब पेपर रुका हुआ है तो प्रमोशन आगे हो नहीं पाती। उन्हीं का बैचमेट जिसको काम कम आता है, पेपर क्लियर है, वो असिस्टेंट मैनेजर हो गया, ये सुपरवाइजर रुके हुए हैं, फिर रो के अगर असिस्टेंट मैनेजर हुआ तो आप मैनेजर नहीं हो पा रहे, आप सीनियर मैनेजर नहीं हो पा रहे। और
ये भी इस पे भी इनलाइटन कीजिएगा कि पेपर निकालने का तो टाइम पीरियड क्या आर्टिकल्स के अंदर होता है या बाद में भी टाइम मिल पाता है? क्या इंडस्ट्री में लीव्स मिलती हैं, फर्म में इतनी आराम से लीव मिल जाती हैं जब आप सीनियर मैनेजर या सुपरवाइज़र या असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं? उस वक्त क्या हालात होते हैं? तो ये काम को, पढ़ाई को, टाइम टेबल को, पढ़ने की नीयत को, इन सबको कैसे लेके चलना चाहिए साथ? सर मैं ये समझता हूँ कि पेपर्स तो जो है ना आपके आर्टिकलशिप में और इंडस्ट्री में ही रह के फर्म के अंदर ही रह के निकल सकते हैं। क्योंकि वंस आप फर्म से बाहर गए, अभी तो आप जिस भी फर्म में हो आपके आसपास 15-20 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, 50-60 लोग ऐसे होंगे जो कि इस पेपर्स में होंगे, तो आप एक माहौल का पार्ट बने रहते हो। बिल्कुल। वंस आप इंडस्ट्री का पार्ट बन गए या पाकिस्तान से बाहर चले गए और आपके आसपास MBA ग्रेजुएट्स और इस तरह के लोग हैं, CA हार्डली 1-2 हैं, तो आप उस माहौल में वापस आ ही नहीं सकते। एक तो ये रिसेंट की बात है कि मेरे एक दोस्त है, मतलब मेरा बैचमेट ही है, कि जिसने हम दोनों ने साथ CA शुरू किया। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुआ, लेकिन उसका करते करते स्लो होते होते अभी एक पेपर जो है ना रह गया है। आर्टिकलशिप उसकी 1.5-2 साल पहले ख़त्म हो गई थी, अब उसकी सऊदीया में जॉब लग गई है। तो अभी रिसेंटली वो यहाँ पे आया हुआ था 3 हफ्तों की छुट्टी लेकर, उसकी माशाल्लाह बेटी हुई है। माशाल्लाह। तो मैंने कहा 3 हफ्तों के लिए यहाँ पे आया है, तो दिसंबर में CFEP 2 उसका एक पेपर रह गया, तो देके जान छोड़ा एक पेपर। कह रहे यार 14-15 लाख रुपए मिल रहे हैं, अब क्या एक पेपर दे। तो आर्टिकलशिप में जब आप जलील हो रहे होते हो और आप घर पे भी 20-25 हज़ार रुपये लेके जा रहे होते हो ना, तो मोटिवेशन बहुत होती है कि यार पढ़ लूँ, और पेपर निकाल लो। वंस आपने आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली, आप पार्ट क्वालिफाइड भी हो या CA फाइनलिस्ट भी हो, आपकी एक रीजनेबल सैलरी लग जाती है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो फिर वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। और फिर आप शायद इंडस्ट्री में जाने के 5-10 साल बाद मेरे ख्याल रिग्रेट कर रहे होगे कि यार एक CA ही तो था वो जो ग्रोथ complete रुक कर- जाती है। हाँ, वो बिल्कुल। आप शुरू के लेवल्स में तो आप पहुंच जाएंगे, असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, वहाँ पर पहुंच जाएंगे, काम शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे ही आपकी करियर प्रोग्रेशन की बात आएगी, हर कोई पिन पॉइंट करेगा कि यार इसकी एक क्वालिफिकेशन भी पूरी बिल्कुल नहीं ऐसा ही है, है। ये तो इंटरमीडिएट है, ये तो A लेवल्स है, ये तो कैफ है, ये तो CFAP है, और वो एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट पा नाम की एक सर्टिफिकेशन फिर ये निकलवानी पड़ती है ICAP से, या अपने नाम के साथ CFAP लिखना पड़ता है। फिर उनको समझाओगे इसका मतलब क्या है, ये किसकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं। वो नॉर्मली बोलते हैं जी CA लिखा हुआ, ये ECA लिखा हुआ होना चाहिए, ये कैफ क्यों लिखा हुआ है जी, ये CFAP क्यों लिखा हुआ है, ये सारी अभी ये पार्ट recent क्वालिफाइड क्यों लिखा हुआ है। terminologies है ना। तो वो आपकी करियर प्रोग्रेशन में बहुत ज़्यादा बीच में ऑब्स्टिकल बन जाता है। Exactly. तो वो ज़ाहिर है अगर उस पीरियड में आपने निकाल लिया तो आगे करियर प्रोग्रेशन आसान है, लेकिन अगर आप नहीं तो फिर ना लीव्स मिल पाती हैं। अच्छा, फिर इसमें एक मसला ये होता है कि पाकिस्तान में 2 तरह के ईयर एंड्स हैं, जून और दिसंबर, और आपका एग्ज़ाम जून और दिसंबर। अब क्लाइंट मतलब जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं, आपका बॉस आपको लीव नहीं देगा कि यार ये तो क्लोजिंग का मंथ है, अभी तो बजट बनाना है, BOD को बजट प्रेजेंट करना है, फोरकास्टिंग करनी है, बैठ के प्लानिंग करनी है, पुराने सालों के मसले ठीक करने हैं, ऑडिट करवाना है, वहाँ से ऑडिटर शेड्यूल मांग रहा है, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठे हैं और सोच रहे हैं मेरा पेपर क्लियर नहीं हो रहा, सही है। और जो ट्रेनी आपके पास आगे वाउचिंग करने के लिए बैठ रहा है वो उस पेपर को इतने अच्छे तरीके से लेके चल रहा है, आप कह रहे हैं यार इसने पढ़ लिया है, मैंने नहीं पढ़ा। तो वो शर्मिंदगी, परेशानी, वो ज़िंदगी भर साथ लगी रहती ऐसा है। ही है। बाहर अब ऐसे स्टूडेंट के बारे में भी बताएं जो बहुत जल्दी पेपर्स क्लियर कर लेते हैं लेकिन काम नहीं आता बिल्कुल भी। देखिए हम दोनों ही तकरीबन पिछले 4-5 साल से बिजनेस में हैं। मैंने KPMG से आर्टिकलशिप किया, आपने PwC से फर्गूसन से की, 4-5 साल से बिजनेस में। देखिए एक चीज़ तो मैंने अपनी आर्टिकलशिप में मैंने भी शुरू में बहुत सारी गलतियां की, फिर कुछ अरसा मैंने मैनेजर लेवल पे KPMG टैक्स में सर्व किया, अभी 4-5 साल से बिजनेस में हूँ। एक चीज़ तो मैंने सीखी है कि जो भी आपका एम्प्लॉयर या आपके ऊपर है वो कभी भी मेहनती लोगों को जाने नहीं देना चाहता या मेहनती लोगों के साथ बात ख़राब नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर एक बंदा हार्ड वर्किंग है जो कि मुझे फर्म में, इंडस्ट्री में या किसी भी बिजनेस में हेल्प कर रहा है, तो मेरे लिए वो वर्थ इट है। सही बात है। हमारे केस में मसला क्या होता है कि 2 तरह के स्टूडेंट है। एक तो वो जिसने फर्म को बिल्कुल ही जो है ना नेगलेक्ट किया हुआ है, यानी उसका सारा फोकस पढ़ाई पे और फर्म के काम को इसने बिल्कुल जो है ना इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई। अब वो क्लियर तो कर लेता है, लेकिन ऑब्वियसली फिर उसकी वो प्रोफेशनल स्टैंडिंग नहीं होती जो कि वो डिज़र्व करता है, उसकी होनी चाहिए थी। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ये है कि जो कि बहुत अच्छे से फर्म को लेके चल रहा है, पढ़ाई को उसने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करना नहीं चाहता। जब हमारे काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं तो वो डिस्कस करते हैं कि सर फर्म में इतना प्रेशर है कि रात के 12 बजे, रात के 3 बजे जाना होता है और 12 महीनों में से 8 महीने हमारा यही रूटीन फॉलो होता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम है ना वो कम्युनिकेशन में, कि वो स्टूडेंट या वो ट्रेनी जो कि 12 बजे तक 3 बजे तक काम कर रहा है, अगर 12 महीनों में से 2 महीने इस तरीके से काम करवाया जाए मेरे को हर्ज नहीं है, लेकिन अगर एक ट्रेनी को 8 महीने या 9 महीने इतना ज़्यादा वर्कलोड दिया जा रहा है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसने कभी कम्युनिकेट ही नहीं किया कि वो क्या करना चाहता था या उसको क्या रगड़ा खाया जा रहा है। रहा है।
देखिए ऐसा नहीं है फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है और मुझे पता है यार ये बाकियों से अच्छा काम करता है या एक मेरी अच्छी रिसोर्स है। अब अनफॉर्चुनेटली फर्म में अप्रिसिएशन फॉर गुड वर्क इज मोर वर्क। फर्म में बोनसेस का इंसेंटिव्स का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं विद इन आर्टिकल्स, तो अप्रिसिएशन फॉर गुड वर्क इज मोर अप्रिसिएशन फॉर गुड वर्क इज मोर वर्क। अब एक ट्रेनी अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छे क्लाइंट्स या क्लाइंट्स को मैनेज करता है, काम लेट शेडिंग भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, तो उसके सीनियर की तरफ से उसको और काम थोपा जा रहा होता है। एक कैटेगरी ऑफ ट्रेनीज ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही ठंड में चल रहे होंगे, 5-6 बजे घर चले जाते होंगे। एक कैटेगरी ऑफ ट्रेनीज ऐसे होंगे जो 12 बजे तक 2 बजे तक बैठे होंगे। चूंकि वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करते कि सर ये मेरा एक मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल था या मुझे इतना टाइम देना था, मेरी स्टडीज भी है, मेरी फैमिलीज भी, मेरी हेल्थ भी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, स्टूडेंट्स को देखता हूँ अपने टाइम में, शायद मैं भी खुद ऐसा ही था कि हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, फैमिली कॉम्प्रोमाइज हो रही है, सिर्फ फर्म ही है, ऐसा लग रहा है कि पैदा ही हुए फर्म के लिए। तो ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि फर्म जालिम थी, हम बेवकूफ़ थे कि हम कम्युनिकेट नहीं करते थे। मुझे याद है कि आर्टिकल के 1.5-2 साल की शुरू की मेरी जर्नी भी ऐसे ही थी, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे रियलाइजेशन हुई ना कि यार मैं अपने सीनियर को कम्युनिकेट तो करूँ, मैं ये क्यों सोच रहा हूँ कि उसको मैं मना करूँगा या उसको मैं बोलूँगा तो वो समझेगा नहीं, वो भी तो मेरे ही प्रोसेस से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा है। और यकीन करें मैं सिर्फ डर रहा होता था। जहाँ मैंने उनको कम्युनिकेट किया, मेरे सीनियर हुआ करते थे अरसलान, मैंने कहा अरसलान भाई ये क्लाइंट क्लियर कर दिया, अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन, या मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे अनऑफिशियल लीव्स पे भेज दें, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक मार्जिन दें, मैं अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा टाइम दूँ। पिछले 3 महीने से मैं क्लाइंट एक बैंक पे लगा हुआ हूँ। तो उसने मेरी बात सुनी, जो सीनियर वो जालिम समझा जाता था फर्म में, तो उसने मेरी बात सुनी और उसने मेरी बात को बिल्कुल एक्नॉलेज किया। उसको पता है कि यार मुर्तज़ा ने 3 महीने में मुझे ये बैंक निकाल के दिया है, तो अब 2 महीने हैं, मैं इसको पेपर के लिए थोड़ा सा रिलैक्स रखूँ, 6 बजे 5 बजे घर चला जाए अपने पेपर को। फर्म में जो मेरे पास स्टूडेंट जनरली काउंसलिंग के आते हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर एक एम्प्लॉई है या मेरा एक ट्रेनी है जो कि बहुत अच्छा मुझे काम करके दे रहा है, मैं उसको इतना ज़बरदस्ती काम करवाऊँ कि ये आर्टिकलशिप के बाद मुझे छोड़ के चला जाए, या पार्टनर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी टीम चेंज कर दे। क्योंकि मुझे काम करवाने के लिए अच्छे लोग चाहिए, तो ऑब्वियसली अच्छे लोग मेरे साथ उसी वक्त रुके रहेंगे जब वो मैं उनको खुश रखूँगा। और खुश मैं उनको कैसे रखूँगा कि भाई जो आपकी बाकी चीज़ें हैं आप काम के टाइम पे काम करके दो, बाकी टाइम पे आप अपनी करियर प्रोग्रेशन की तरफ काम करो। तो कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि ट्रेनीज की एक तो ये जो है बदनामी इसी वजह से कि हम लोग प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आर्टिकलशिप में जो है ना, ये जो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो भी हमारी सीनियर्स के साथ इतनी अच्छी नहीं होती कभी कभार कि हम प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, हम पे वर्कलोड बढ़ाया जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे 3-3.5 साल बाद हम देखते हैं कि वो दोस्त जो क्लाइंट पे ठंड मचा रहे थे, मेजोरिटी या सारे पेपर्स क्लियर करके बैठे, हम जो सीनियर्स की आंखों का तारा थे, हमारे 1-2 पेपर्स निकले। और फिर उसके बाद आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एम बन जाता है और आप सुपरवाइजरी सीनियर होते हो, और एक वक्त के बाद आपको शायद अच्छी जॉब भी मिल जाती है, 2-2.5-3 लाख रुपए का पैकेज भी लग जाता है। लेकिन एक सीनियर मैनेजर लेवल प्रोग्रेशन पे आके आपकी जो मजीद करियर ग्रोथ है वो वहाँ पे आके आपकी क्वालिफिकेशन की वजह से रुक जाती है। हत्ता कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आगे जाकर, अभी खैर ट्रेनीज को ये बात की रियलाइजेशन नहीं होती है, स्टूडेंट्स को नहीं होती, कभी आपको इमिग्रेशन अप्लाई करनी पड़ जाए, कहीं पर कोई ऐसा केस आके फंस जाए कि यार इन्होंने एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन भी नहीं पूरी की हुई है, कुछ इसको हासिल नहीं किया हुआ, फिर आप इधर उधर के पैचेस ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं से मुझे कोई MBA मिल जाए या ICAP की कोई कोलैबोरेशन हो, मैं ACCA में एग्जामिशन ले लूँ और ब्रूक्स यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री कर लूँ, किसी तरह मैं ये कर लूँ, किसी तरह मैं वो कर लूँ। भैया एक क्वालिफिकेशन आपकी पूरी हो जाएगी, आप ICAP के मेंबर हो जाएंगे, 5-6 साल आपकी मेंबरशिप को हो गए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ ICAP की एफिलिएशन है अलग अलग ममालिक में, आप अपनी मेंबरशिप की बेसिस पर वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ की रिलेटेड क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, 2 से 3 पेपर देने होते हैं और आपकी वो क्वालिफिकेशन पूरी हो जाती है एग्जामिशन फ़ी देने के बाद। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो स्टूडेंट्स एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि प्रॉपर काउंसलिंग, थैंक्स टू IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के ये सारी काउंसलिंग और ये सारी चीज़ें हम स्टूडेंट्स तक पहुँचाने की कोशिश करें। लेकिन अगर ये काउंसलिंग प्रॉपरली हो तो आगे जाके ना ये मसला कहीं इमिग्रेशन पे फंसेगा, ना प्रमोशन में फंसेगा, ना दूसरी किसी और चीज़ के अंदर इस तरह से जो है फंसेगा। मैं ऐसे केसेस जानता हूँ, 42 ईयर्स ऑफ एज, 43 ईयर्स ऑफ एज, सीनियर मैनेजर पे आके रुक गए, आगे बढ़ नहीं पा रहे कि यार ICAP के मेंबर नहीं है। वो लेवल हो चुका होता है कि आपके घर भी बस चुका होता है, घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, फिर आप उसके बाद नहीं पढ़ सकते। और आपके जूनियर आपके ऊपर पार्टनर्स बन चुके होते हैं, आपको इतना बुरा लग रहा होता है कि यार मेरी 40-45 ईयर्स ऑफ एज हो गई है, 38 ईयर्स का एक जूनियर आया था, मुझसे काम सीखता था, लेकिन वो पार्टनर बन चुका है क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन पूरी है, वो ICAP का मेंबर है, मेंबरशिप लिए हुए उसे 12-15 साल हो चुके हैं, मैं सिर्फ ये 2 पेपर की वजह से रुका हूँ और ये 2 पेपर मेरे निकल नहीं पा रहे। तो ये आज जो इतनी छोटी चीज़ नज़र आ रही है, ये आगे जाके करियर में बहुत ज़्यादा आपको हॉन्ट कर रही होती है और एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो रही होती है। हत्ता कि मुझे याद है जब मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई थी तो स्टेटस लगाते हुए या
फेसबुक वगैरह पे लिखते हुए मुझे कुछ बैचमेट्स अपने जहन में आ रहे थे कि यार अगर वो देखेंगे तो उन्हें बड़ा बुरा लगेगा कि यार ये साथ के लोग थे, हम साथ पढ़ते थे और इनका क्लियर हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो आप अपने आप को सिचुएशन में डालने दें ही नहीं, ना ऐसा करें कि ना आपको कम्युनिकेशन आई, ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आई, ना क्लाइंट हैंडलिंग आई, ना काम करने आया, और ना ऐसा करें बिल्कुल कि ये सब तो बहुत अच्छा आया लेकिन आपके पेपर्स नहीं निकल पाए। तो 3.5 साल पीरियड एक बड़ा मुनासिब और एक बड़ा जनरस पीरियड होगा आई वुड से, जो आपको स्टूडेंट के बाउंड्री में रखता है। कोई आपको ये नहीं कहता कि जी अब तो बड़े हो गए, कितना कमाते हो, पता है जी ट्रेनिंग ले रहा है, आर्टिकलशिप कर रहा है, और उस 3.5 साल पीरियड में सीखना भी है, बातचीत भी करनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करनी है, क्लाइंट से डीलिंग भी करनी है, माहौल भी है, हर चीज़ उस वक्त अवेलेबल होती है। एंड द स्टूडेंट इज़ बेस्ट सूटेड टू क्लियर देयर एग्जाम्स इन दोज 3.5 साल का पीरियड। फिर उसके बाद आपके लिए दुनिया खुली हुई है। आपने इंडस्ट्री जाना है, आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, आपने फर्म में कंटिन्यू करना है, आपने पार्टनर बनना है, आपने बिजनेस करना है, आपने अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, आपने कोई कंसल्टेंट बनना है, जिस तरफ आपने स्पेशलाइजेशन करनी है आप कर लें। माइट बी पॉसिबल कि आर्टिकल्स के बाद कोई सोचे कि यार मैं फाइनेंस में स्पेशलाइज करना चाहता हूँ, दे कैन गो फॉर CFA, वो CFA दे सकते हैं। समवन माइट थिंक कि यार मुझे कॉर्पोरेट लॉज और सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी फर्म स्टार्ट करके साथ में LLB और उससे रिलेटेड जितनी लॉज की सर्टिफिकेशन है वो कर सकते हैं। टैक्सेशन के अंदर बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारी इंडस्ट्री के हैं, UK का टैक्सेशन लॉ उन्होंने क्लियर किया, ऑस्ट्रेलिया का क्लियर किया, अलग अलग टेरिटरीज़, और आज यहाँ बैठ के वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं सर्विसेज, आराम से बैठकर अपनी सर्विसेज यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप समझते हैं कि यार आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और डील एडवाइजरी में बहुत अच्छे हैं, आप आर्टिकल्स के आखिरी 1 साल में वहाँ पर चले जाएं अपने पेपर्स क्लियर करके, और फिर वही अगेन CFA करके अपने आप को वहाँ स्पेशलाइज कर लें। आपको लगता है आप इंटरनल ऑडिट में बहुत अच्छे हैं, आप CIA की सर्टिफिकेशन या CFE की सर्टिफिकेशन करके इंटरनल ऑडिट में स्पेशलाइज कर लें। एक क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई ना, तो वो आपको ज़रूरी फाइनेंस भी प्रोवाइड कर देगी, लाइफ में स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर देगी, और फिर जब आप आगे एडवांस्ड क्वालिफिकेशंस करेंगे तो ना वो इतनी मुश्किल है पर से, पहले तो जितना हमारा ICAP का करिकुलम मुश्किल है, कोर्स मुश्किल है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। और दूसरा, आपका सीनियर या आपके जो सीनियर मैनेजर्स हैं, आपके जो बॉसेज हैं, वो एक्नॉलेज भी करते हैं कि चलो यार एक चीज़ से क्लियर हो गया है, अब अगर इसने ये सर्टिफिकेशन कर ली तो हमारे लिए ही अच्छा है, हमारे डिपार्टमेंट के लिए ही यहाँ पे ये एक एसेट बन जाएगा। सो द स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड कि 3.5 साल बहुत अच्छे हैं। कि मुझसे कुछ स्टूडेंट ना ये भी पूछते हैं कि सर हमारी पहली अटेम्प्ट में भी 1 साल 1.5 साल का अरसा है, हाँ, तो क्या हम साथ साथ AC से स्टार्ट कर दें? मैं लिटरली बताऊं कि जब मैं फर्म मतलब आर्टिकलशिप में 2 या 3 साल में था, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे नए ट्रेनीज थे जिनको मैं मैनेज कर रहा होता था। तो 1-2 ट्रेनीज थे ऐसे जो ACCA के पेपर दे रहे होते थे, मुझे उनसे इरिटेशन होती थी बहुत, ये क्या हर 3-3 महीने बाद ACCA की छुट्टियाँ लेने आ जाते हैं, कि 3 महीने हुए सर ACCA का पेपर है छुट्टी देते हैं, 3 महीने हुए ACCA का पेपर है छुट्टी देते हैं, फिर 1.5 साल हुआ सर वो फाइनल की छुट्टी देते। मैं पर्सनली एक तो मतलब मुझे इससे इरिटेशन होती थी कि आप ये 2 कश्तियों का सवार क्यों हो रहे हो, अगर CA में आए हो तो या तो CA को कंप्लीट करो या फिर CA को ड्रॉप करके ACCA कंप्लीट करो। आप हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद ACCA की छुट्टियां मुझसे अलग मांग रहे हो, फिर CA फाइनल की भी आपको एग्जाम देना है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका ओपिनियन डिफरेंट हो। मेरा ओपिनियन पर्सनली ये है कि अगर एक स्टूडेंट आर्टिकलशिप में एंटर हो रहा है और ऑब्वियसली वो CA के पास से आया होगा, तो वो अब अपने CA को कंप्लीट करें। मैं स्टूडेंट को पर्सनली ACCA में जाने के लिए एडवाइस उस वक्त करता हूँ कि उसकी एटलीस्ट CA फाइनल की 2 अटैम्प्ट प्रॉपर मेहनत करने के बाद लैप्स हो गई हो, कि भाई उसने 2 अटेम्प्ट दिए, 1 अटेम्प्ट भी नहीं 2 अटेम्प्ट दिए, और उस 2 अटेम्प्ट में उसने वाकई में पढ़ा था और पेपर पास नहीं हुए और उसको समझ नहीं आ रही कि यार पेपर क्यों पास नहीं हो रहे, तो मैं कहता हूँ कंप्लीटली ACCA पे स्विच कर जाओ। लेकिन CA भी करना है साथ साथ, और वो कहते हैं ना कि प्लान B इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस टू प्लान है। अगर तो आपने इस टाइम में ACCA क्लियर कर लिया, यकीन करें आपकी CA को कंप्लीट करने की मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी। और चले आपने ACCA क्लियर कर लिया और आप CA के पेपर्स में पेपर कर, फिर आप ज़ाहिर फॉर्म में आपने क्या स्पेंड किया होगा टाइम, आपने हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद ACCA की छुट्टियां अलग ली होंगी, CA की छुट्टियां आप अलग ले रहे होंगे। आप पहली दूसरी अटेम्प्ट तो अपनी CA को दें, कंप्लीट उस पर जान लगाएं, उस पर मेहनत करें, उस पर हार्डवर्क करें। अगर खुदा ना खास्ता 2 अटेम्प्ट ऐसी गुजर जाते कि आपने पढ़ा भी बहुत अच्छे से, टाइम भी बहुत दिया, हार्डवर्क भी बहुत किया और फिर लैप्स हो गई, तो मैं फिर पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि यार ACCA के ऑप्शन की तरफ जाओ। लेकिन शुरू से एक दोनों कश्तियों में सवार होने का आई गेस के कोई पर्पस या कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। बस यही बात है कि प्रॉपर काउंसलिंग की, प्रॉपर फोकस की, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। और CA फाइनल के स्टूडेंट को या ट्रेनी को कोई भी बच्चा ना बुलाए, ये बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं। 18 साल 19 साल की उम्र में इन्होंने इंटरमीडिएट A-levels किया, उसके बाद इन्होंने 2-3 साल CAF और PRC को क्लियर करने में लगाएं। अब ये 22 साल का लड़का है प्रॉपर, जिसे अपनी लाइफ की प्लानिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है। 4-5 साल गुजरेंगे, इस लड़की के ऊपर या इस लड़के के ऊपर किसी की जिम्मेदारी होगी
ये किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा और अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को लेकर चल रहा होगा, एक से ज़ायद जिम्मेदारियाँ होंगी, वो जिम्मेदारी को लेकर चल रहा होगा। तो ये अपने आप को बच्चा ना कहे, ये ना सोचे कि यार मैं आर्टिकलशिप में बच्चा आया हूँ और मुझे चीज़ें पता नहीं है। ये 3.5 साल में 4 साल में जो वो डिसीशंस लेगा उसकी फार स्ट्रेचिंग इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं ऐसी। इवन आई रिमेंबर कि मैं जब अपनी आर्टिकलशिप में था, मैं क्लाइंट्स के साथ जिनके साथ भी काम कर रहा हूँ, जो ऑफ साइट लोग होते थे, उनसे बड़ी अच्छी बॉन्डिंग कर लेता था ताकि मुझे पता चले कि यार ये जो काम कर रहे हैं क्या मुझे करना है। अगर ये CFO यहाँ बैठा हुआ है या मैनेजर फाइनेंस बैठा हुआ है, सीनियर मैनेजर फाइनेंस बैठा हुआ है, तो जो ये काम कर रहा है क्या मैं आर्टिकल्स के बाद ये करना चाहता हूँ। मेरी अपनी ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर लोगों के साथ, क्लाइंट पर लोगों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग इसलिए मैंने बनाई हुई थी कि मुझे उनकी लाइफ के बारे में पता चले, यार ये जो कर रहे हैं क्या मैं ये करना चाहता हूँ, क्या मुझे अगले 10-15 साल 20 साल ये करते करते रिटायर होना है, ये करते करते दुनिया से जाना है, क्या ये काम वो है जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो आई यूज़ टू डिग दोज फैक्ट्स आउट ऑफ देम कि यार वो किस तरह करते हैं, कैसे करते हैं, उन्हें अपना काम कैसा लगता है। दैट गेव मी अ क्लियर फाउंडेशन कि मुझे आगे क्या करना है, किस तरह से करना है और कैसे चलना है। तो ये 22 साल का बच्चा या कोई बच्ची नहीं है, इन्हें प्रॉपरली इस चीज़ को टेकअप करना है, समझना है, अपने आप को प्लान करना है और अपनी आर्टिकलशिप में काम, पढ़ाई, प्रोफेशन की सिलेक्शन, प्लान बी, ACCA, इन सब चीज़ों को लेकर चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ तीनों CA फाइनल की फैकल्टी ऐसी है जो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए जो है वो अवेलेबल होती हैं। न सिर्फ एक्सटेंसिव कवरेज है कोर्स की, पढ़ाई की, कि उनको पास कर सकें, बल्कि उसके साथ साथ एक पर्सनल अटेंशन, पर्सनल मोटिवेशन भी है कि स्टूडेंट्स को गाइड करें, काउंसिल करें। और यहाँ जो भी IQ विज़िट कर लेता है या फ़ोन पे, WhatsApp पे बात कर लेता है, उन्हें वो गाइडेंस मिल जाती है। आई गेस मेरा ख्याल है सर, इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन विद यू रिगार्डिंग पेपर कॉम्बिनेशन, आर्टिकल्स की ज़िंदगी कैसे लेके चलना है, कैसे नहीं लेके चलना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़ा फ्रूटफुल होगा। थैंक यू सर फॉर कमिंग टुडे। तमाम CAF क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, ये आज जो डिस्कशन था ये आपके लिए था। आई होप आपको इससे बेनिफिट हासिल हुआ होगा, फ़ायदा हासिल हुआ होगा। ये 3.5 साल का जो पीरियड है या ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये डिसीजन मेकिंग विल हैव फार फेचिंग इम्प्लीकेशंस ऑन द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। वो बहुत ज़्यादा आपको काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करेगा आपकी डिसीजन मेकिंग को और आपके ओवरऑल प्रोसेस को। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो या आपको कोई काउंसलिंग की ज़रूरत हो, आप कोई चीज़ जानना चाहते हो, आप IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का कैंपस विज़िट कर सकते हैं। मुझे, सर मुर्तज़ा को, सर इब्राहिम को WhatsApp पर अप्रोच कर सकते हैं। IQ के किसी भी फैकल्टी मेंबर को आप अप्रोच कर सकते हैं, उनसे अपने बारे में या अपनी किसी प्लानिंग के मैटर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बेहतर डिसीजन मेकिंग करेंगे। मशवरा वैसे इस्लाम में भी रिकमेंडेड है, दीन में रिकमेंडेड है। बेहतर मशवरा करके, बेहतर प्लानिंग करके चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको इंशाल्लाह ताला हासिल होगा। हम इस तरह के फ्रूटफुल डिस्कशंस IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के प्लेटफॉर्म से आपके लिए लाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे इंशाल्लाह ताला बेनिफिट होता रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।